Hello friends, today we are most welcome to our YouTube channel Win Academy Bhadoi. So friends, today we are teaching history. It means इतिहास. तो आज हम देखेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है और इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ा जाता है, जिससे चीज़ें हमें आसानी से क्लियर लर्न हो सके और हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए. तो हम हिस्ट्री देखते हैं आज स्टार्ट कहाँ से हुआ था हिस्ट्री का. तो चलिए देखते हैं. तो देखिए सबसे पहले जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री का अगर कभी भी पूछे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हिस्ट्री का जो शाब्दिक अर्थ है वो उसे हम कहते हैं अतीत का अध्ययन. यानी कि जो बीता हुआ समय है उसके बारे में जो भी चीज़ें हमें बताई जाती है या जो पढ़ाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं. तो इतिहास को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए यानी कि पढ़ने की सुविधा के लिए उसे हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है. तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं. यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें बहुत पुराने समय के बारे में अध्ययन करना होता है इसमें. यानी कि जब इंसान की स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि इंसान जब अपना मूल रूप ले रहे थे तब के बारे में जो पढ़ा जाता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं. यानी कि जैसे कहते हैं ना ये सब कि इंसान जो होते हैं वो बंदरों के ही वंशज हैं. तो उसको हम 4 भागों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल. तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि यहाँ के जो मानव थे वो पत्थर के द्वारा ही जो वो सब बने होते थे, औजार पत्थर के ही बने होते थे. और यहाँ के जो आदमी थे वो मोस्टली क्या होता था, आग की खोज. सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है कि यहाँ से पूरा पाषाण काल से आग की खोज हुई थी. और जो यहाँ के इंसान थे धीरे धीरे भी जब खाली रहते थे तो धीरे धीरे पत्थरों पर ही चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिए थे. उसके बाद खाना बदोश जीवन जीते थे, यानी कि जानवरों की तरह नंगे रहते थे, कपड़ा उपड़ा नहीं रहता था पहले, और जानवरों को मारते थे और स्टार्टिंग में कच्चे खा जाते थे. फिर धीरे धीरे आग की जब खोज हुई तो उसको भूज के पका के खाने लगे. और इस काल को हम आखेटक युग भी कहते हैं. क्या कहते हैं? आखेटक मतलब शिकारी का युग भी हम पूरा पाषाण काल को कहते हैं. अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल. तो मध्य पाषाण काल में क्या होता था, यहाँ के जो हथियार थे पहले पत्थर के बने होते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ग्रोथ किया अपने आप को. फिर वहाँ के जो पत्थर के औजार थे उनको नुकीला बनाने लगे और छोटा छोटा हथियार बनाने लगे. और तब इसी काल को हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं. माइक्रो मतलब छोटा, और छोटा हथियार बनाने के कारण इसे माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को. और यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम हुआ था कि पहले जो पूरा पाषाण काल में जो मानव थे वो अगर मर जाते थे उन्हें ऐसे जानवर की तरफ फेंक दिया जाता था. लेकिन मध्य पाषाण काल में आए थोड़ा सा इन लोगों को ग्रोथ हुआ, अंदर मेंटलिटी चेंज हुई. फिर धीरे धीरे अगर कोई इंसान मरता था तो उसका उन्होंने अंतिम संस्कार यानी कि दफनाना, जलाना, ये शारीरिक क्रियाकर्म जो मृत्यु के बाद होता है उसको धीरे धीरे यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया. अब देखते हैं नव पाषाण काल में क्या हुआ था. तो नव पाषाण काल आते आते जो इंसान थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में एक जगह नहीं रहते थे. यानी कि कभी इधर घूमते थे, कभी उधर घूमते रहते थे. उनका एक जगह स्थायी निवास नहीं था. लेकिन नव पाषाण काल आने के बाद उन्होंने एक जगह पर अपना घर बनाया. दिन भर घूमते फिरते, खाते मतलब खाने के लिए दिन भर घूमते, तलाश करते. लेकिन शाम को उनका जो ठिकाना रहता था वो एक फिक्स जगह हो गया. यानी कि नव पाषाण काल में अगर पूछे स्थायी आवास का विकास किस काल में हुआ था, तो नव पाषाण काल. और यहाँ से मानव फिर धीरे धीरे कृषि और पशुपालन भी करना सीख गए. और यहाँ के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पशुपालन सीखे थे नव पाषाण काल में. तो पूछता है कि सबसे पहला पशु कौन सा पाले थे, तो उन्होंने कुत्ता को पाला था, क्योंकि कुत्ता उस समय बहुत ही वफादार जानवर होता था और वो थोड़ा होशियार टाइप का था. और यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले हुआ कि धीरे धीरे आदमी मिट्टी के बर्तन यानी कि मनका, जिसे घड़ा कहते हैं, इसको बनाना सीख गए थे. और यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि व्यापार करने के लिए धीरे धीरे व्यापार करना भी स्टार्ट हो गया था. तो यहाँ पर उन्होंने पहिए की खोज कर ली थी. तो नव पाषाण काल से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. यानी कि इन्होंने स्थायी आवास यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कृषि पशुपालन स्टार्ट हुआ था, और मनका बनाने की परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई थी. और सबसे मेन बड़ी उपलब्धि थी जो कि पहिए की खोज थी. अब ताम्र पाषाण काल आ गया. ताम्र पाषाण काल में मतलब तांबे का यूज इसमें मोस्टली ज़्यादा होता था. इसे हम उत्तर पाषाण भी काल कहते हैं और चालकोलिथ युग भी कहते हैं. मानव के द्वारा पहली खोजी गई धातु ये हमारा तांबा ही था. इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं. यहाँ से ताम्र पाषाण काल से चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे. यानी कि यहाँ पर तो मनका बनाना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मनके पर जो चित्रकारी थी वो ताम्र पाषाण काल में हुई थी. तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं. प्रागैतिहासिक काल को हम सिंपल में पाषाण काल कहते हैं. यानी कि इसके लिखित स्रोत नहीं मिले हैं. द्रावश जो प्रागैतिहासिक काल है इसके जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है. और उसके बाद हमें इस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. इसकी जो जानकारी मिली है प्रागैतिहासिक काल की वो केवल हमें पुरातात्विक जो साक्ष्य थे उसी के आधार पर मिली है. अब हम आगे देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है. अब आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान दिया जाता है.
तो आदि ऐतिहासिक काल, चलिए अच्छा आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हम लिखे हुए हैं आगे। तो आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल बहुत ही बड़ा है, ऐतिहासिक काल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्लास लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल, अभी हम 10-5 मिनट में इसको खत्म कर देते हैं। देखिए नीचे कुछ लिखे, इसको भी एक बार एक नज़र मार लीजिए। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, जबकि मानव जाति के सभ्यता का पालना हम एशिया महाद्वीप को कहते हैं। देखिए मानव जाति के सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को, जबकि मानव जाति का केवल पालना अफ्रीका महाद्वीप को। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखिए यहाँ पर हम सारी चीज़ें को डिटेल में लिखे हैं। तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी बताएं, प्रागैतिहासिक काल भी बताएं, पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल क्या होता है भी बताएं हैं, जो वही सारी चीज़ें इसमें लिखा है। और ताम्र पाषाण काल, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ सबसे पहले मिला था, और ये कहाँ पर मिला था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मिला था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुर्जहोम, कश्मीर में पहला गर्दाबाश यानी कुत्ते को दफनाने का पहला साक्ष्य जो बुर्जहोम में मिला था। और गुफकराल जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वहाँ से मृदभांड यानी कि घड़ा का पहला प्रमाण मिला था। जब खुदाई हुई थी उसके बाद की चीज़ें बता रहा है कि कहाँ कौन सी चीज़ें मिली थी। उसके बाद कोल्डिहवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला था, लेकिन नवीनतम चावल का साक्ष्य लहुरा देव से मिला था। इसको हमें लर्न करना पड़ता है, इसको समझने वाली चीज़ नहीं है। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे, यानी कि एक ही कब्र को जब खोदा गया तो वहाँ पर 3 मानव के कंकाल मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा भी धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। 3 मानव कंकाल को भी, कभी मानव के साथ कुत्ते को दफनाना मिला, कभी मानव के साथ स्त्रियों के मतलब वो बोन्स मिले थे। तो इससे पता चलता था कि दमदमा में एक ही कब्र में 3-3 कंकाल को दफनाया गया था एक साथ में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो भोपाल में, भोपाल यानी कि यमपी में पड़ता है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है, ये भी हमें लर्न करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन है, तो जॉन मार्शल हैं। मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य गेहूं एवं जौ, जो कि 7000 ईसा पूर्व में था। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला, भी ऊपर हम देखे हैं 6000 ईसा पूर्व सबसे पहले धान मिला था। लहुरा देव से चावल 9000 ईसा पूर्व। चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं, इसको भी देख लेते हैं। यानी कि पाषाणकालीन सभ्यता के खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। तो हमारा यहाँ से प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। अब हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो हम देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि इसके लिखित स्रोत मिले थे, बट इसको पढ़ा लिखा नहीं जा सका था। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में ऐसा हो गया था कि पत्थरों पर कुछ लिखे हुए शब्द थे, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या लिखा था। बट पूछता है क्वेश्चन कि लिखित स्रोत किस में मिले थे और उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो आदि ऐतिहासिक काल में। अब आदि ऐतिहासिक काल के हम देखते हैं अंदर कि सिंधु सभ्यता का होती है, सब क्या होता है। तो देखिए हम सबसे पहले आपको ही बताएं पीछे कि आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हम सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, और सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, और सिंधु सभ्यता को ही हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो जब भी आपको सिंधु सभ्यता दिखे, हड़प्पा सभ्यता दिखे या कांस्ययुगीन सभ्यता दिखे, तो उसका मतलब एक ही होता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में बात हो रही है। तो आपको बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो इसके अंदर 350 से ज़्यादा शहर मिले, उसी शहर में से एक शहर था वो हड़प्पा। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसीलिए हम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान सबसे पहले जो धातु मिली थी वो कौन सी मिली थी, कांसा, इसीलिए हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बताएं आपको कि सिंधु सभ्यता क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शहर मिले हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, रंगपुर, चन्हूदड़ो। अभी आगे हम देखते हैं 10-15 ठो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें देखे थे कौन सी जगह क्या मिला था, यही इसमें पूछता है एग्जाम में। तो सिंधु सभ्यता की जो विकास हुई थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होता है, भी एग्जाम में पूछता है। सिंधु सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, वो भी आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, ये भी बताया ना। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता जो है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई हड़प्पा नामक शहर में सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसे हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, उसके बाद सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है सबसे पहले देखिए वो चार्ल्स मैसन दिए थे, इसका सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम दिए थे, इसका नामकरण सबसे पहले जॉन मार्शल, नेतृत्व भी यही किया था सबसे पहले। उसके बाद पहली खुदाई दयाराम शाहनी, आकार उसका था त्रिभुजाकार, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला था सिंधु सभ्यता। यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी, इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हुआ था। अब सिंधु सभ्यता का देखते हैं विस्तार कहाँ कैसे कैसे हुआ था। तो देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांदा यानी कि जम्मू कश्मीर तक हुआ था। पूछता है जम्मू कश्मीर का जो मांदा है वो किस नदी किनारे है, तो चिनाब नदी किनारे। और पश्चिम में हुआ था, उत्तर के बाद पश्चिम देखते हैं इधर से, पश्चिम हुआ था तो कांगेडोर जो कि पाकिस्तान पड़ता है, दास नदी किनारे।
और दक्षिण में देखते तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी किनारे है। और पूरब में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, वो हिंडन नदी किनारे है। तो इसका एक ट्रिक आप देख सकते हैं कि आशुमादा हम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आंसू मांदा, यानी कि आलमगीरपुर सुतकांगेडोर मांदा दाइमाबाद। और नदी है हिदाची पर, यानी कि हिंडन नदी, दास नदी, चिनाब नदी और प्रवरा नदी। यहाँ अपने से बनाया है, कहीं से मिला नहीं था, बस समझने के लिए इसे बना दिए हैं। तो अब देखते हैं कि देखिए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कितने शहर मिले थे और कौन से शहर में क्या क्या चीज़ें मिली थी। बहुत ही बार एग्जाम पूछता है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है इसके आगे से। अब तो देखिए सिंधु सभ्यता में बताया 350 शहरों में से केवल 200 प्लस शहर जो कि गुजरात में मिले थे। यानी सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उसमें लगभग 350 के लगभग छोटे बड़े शहर मिले थे, बट उसमें अधिकांशतः जो शहर थे वो गुजरात में मिले थे। लगभग 200 प्लस शहर कहाँ मिले थे? गुजरात में मिले थे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पहले आने वाला शहर कौन था? हड़प्पा। हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में रावी नदी के तट पर। इसको कौन खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। कहाँ पे है? मांटगोमरी जिला, प्रेजेंट टाइम में मांटगोमरी जिला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है मांटगोमरी। यहाँ से देखिए क्या क्या मिला था। कुम्हार के चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, जिसे अरोरा देवी की मूर्ति भी कहते हैं, अरोरा देवी की मूर्ति। लकड़ी का उखली मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था जिसमें लाश को रखा जाता था। आर्यच 37 कब्रिस्तान मिला था, उसमें लिखा था, इसलिए पता चल गया कि आर्यच 37 उसका नाम इसमें लिखा था। ये सब केवल पढ़ पाए थे बस। यहाँ एक सिंग वाला जानवर मिला था, हाथी की खोपड़ी मिली थी और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। आगे दूसरा शहर देखते हैं। तो देखिए दूसरा शहर हमारा अगला है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी किनारे है। 1922 में इसका तीन का टाइमिंग पूछता है। 1921 हड़प्पा का था, 1922 मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है और इसके जो खोजकर्ता थे वो राखलदास बनर्जी है। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला। सूती वस्त्र मिला, पुरोहित आवास मिला, पुरोहित आवास यानी कि पंडित जिसे हम कहते हैं। स्नानागार मिला, स्नानागार ऐसा मिला कि पूरी सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले उसमें सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो का ही स्नानागार था। ये पूछता है एग्जाम में, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत मिला। और सबसे बड़ा जो अन्नागार यानी कि अन्न को रखने के, यानी कि जो गेहूँ चावल था उसको रखने का सबसे बड़ा जो मिला जगह अन्नागार, वो मोहनजोदड़ो में ही मिला। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो चौड़ी चौड़ी थी। सभागार मिले, पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण मिले थे वहाँ से। कांसे की नर्तकी मिली, बहुत बार पूछा है वाला कांसे की नर्तकी। तांबे का ढेर मिला, घर में कुआं मिला, यानी कि जब घर को मतलब खुदाई हुई थी पता चला कि यहाँ के लोग घर में ही कुआं बनाए थे। और मृतकों का टीला मिला, ये भी बहुत बार पूछता है कि मृतकों का टीला कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अब आगे देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। जैसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा स्थल तब हड़प्पा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की संयुक्त राजधानी किन शहरों को बनाया गया? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता का सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो है। अब आगे देखते हैं कुछ और शहर हैं। जैसे चनहुदड़ो के बारे में देखते हैं। चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे है। गोपाल मजूमदार इसके खोज करता थे। यहाँ एक औद्योगिक शहर था, यानी कि मनके बनाने कारखाने यहाँ से मिले हैं। देखिए यहाँ लिखा। उसके बाद मेकअप के सामान मिले हैं, लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका मिला है। डायरेक्टली ऐसे याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बार बार पढ़ेंगे 5-6 बार, आपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लिपस्टिक मिला था, शीशा मिला, मनका मिला, अलंकृत ईंटें मिले, सुई धागा मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ वो जानवर मिले। यह सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा शहर था जिसके चारों ओर दुर्ग बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री नहीं पाया गया। नहीं तो बाकी जितने भी शहर मिले सब में शहर की चारों तरफ बाउंड्री पाई गई थी। तो बाउंड्री को ही हम दूर कहते हैं। अगला देखते हैं शहर रंगपुर मादर नदी किनारे रंगनाथ राव थे और गुजरात में पाया जाता है। यहाँ से केवल 2 चीज़ मिला था। धान की भूसी मिली थी, इतना बार पूछा है कि क्या होता है। धान की भूसी रंगपुर से मिली थी। ज्वार बाजरा मिला है यहाँ से। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है और घग्गर नदी इसी को हम सरस्वती नदी भी कहते हैं। यहाँ से चूड़ी मिला और ये बहुत पूछता है। जुता हुआ खेत मिला और हल मिला और हवन कुंड भी यहाँ से मिला। और लोथल देखते हैं। लोथल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। तो लोथल देखो भगवा नदी किनारे है। यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात में भगवा नदी है, यानी लोथल अहमदाबाद गुजरात में पाया गया था। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। बाकी सभी जगह के जो शहर थे उसके दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, या फिर गलियों में खुलते थे या फिर पीछे की तरफ खुलते थे। एकमात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का ये शहर है लोथल जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसका मेन रीज़न यही था कि यहाँ से व्यापार होता था डायरेक्टली, इसलिए इसके स्कूल सामान को लेने जाने के लिए रोड पर दरवाजे लगे होते थे। यहाँ गोंदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। विदेशी व्यापार के संकेत मिले हैं, बताया भी। फारस का मोहर मिला है और यहाँ का जो मिनिमम बाट था वो 16 kg था। यहाँ से युगल शव यानी कि जो सती प्रथा की, यहाँ से युगल समाधान कह सकते हैं। युगल समाधान मतलब कि पति पत्नी को एक ही जगह पर जब गाड़ा गया था तो उसके कंकाल मिले थे। इससे पता चला कि लोथल में सती प्रथा पहले पाई जाती थी। अगला शहर देखते हैं। अगला शहर हमारा है
धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो कच्छ गुजरात में है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है प्रेजेंट टाइम में वो इंडिया पाक में है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा है, अगर भारत में पूछे तो राखीगढ़ी, क्योंकि जो धौलावीरा है वो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का भी हिस्सा है। इसलिए अगर केवल भारत का सबसे बड़ा शहर पूछे तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। और सबसे बड़ा शहर पूछे सिंधु सभ्यता का तो वो मोहनजोदड़ो होगा। ये सब शहर नहीं थे, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था वो पूरी तरीके से शहर था। तो अब देखते हैं अगला, कुड़ाल। कुड़ाल हरियाणा में है, यहाँ से चांदी का मुकुट मिला था। बनवाली। बनवाली कहाँ पे है? बनवाली 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट खोजे थे। हरियाणा भारत में है, सरस्वती नदी किनारे है। यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए घरों में सोख्ता मिला था। ये बहुत पूछता है ये वाला, सोख्ता वाला। सोख्ता बनवाली से मिला। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, ये भी पूछता है। मिट्टी का खिलौना हल के रूप में, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में मिला था, ज़्यादा नहीं, ये भी पूछ लेता है। लेकिन ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। रोपड़। रोपड़ या दत्त शर्मा है, सतलज नदी किनारे और पंजाब में पाया गया। यहाँ मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के भी यहाँ से शव मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी यहाँ। बुरजहोम नोट, यही चीज़ बुरजहोम में मिला था, बट बुरजहोम प्रागैतिहासिक काल का था। अच्छा, मतलब जो चीज़ यहाँ से मिला है यही चीज़ बुरजहोम से मिला था, लेकिन बुरजहोम जो है वो प्रागैतिहासिक काल का है, लेकिन ये आदि ऐतिहासिक काल का रोपड़ शहर है। आगे देखते हैं, एक शहर और है 12 नंबर, सुतकोटा, जिसे सुतकांगी डोर भी कहते हैं। यहाँ गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, उसके हड्डियों के। यहाँ छोटा सा बंदरगाह भी यहाँ से मिला था। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण सबसे देखिए माना जाता है, अभी एक मोहनजोदड़ो पिक्चर भी देखे होंगे, उसमें भी दिखाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़, यानी कि बारिश जो भयंकर हुई थी, बांध को पानी जब छोड़ा गया, तो सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं कुछ हैं, देखिए। यह नगरीय एवं शहरी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। समाज मात्र सत्तात्मक था। लिपि यहाँ की भाव चित्रात्मक थी। एक सींग वाले यहाँ पर जानवर पाए गए हैं। गाय सेल का प्रचलन नहीं था। लोहे से परिचित नहीं थे। सोना चांदी कांसा से परिचित थे। तलवार से भी परिचित नहीं थे, क्योंकि ये लोग युद्ध भी नहीं करते थे। युद्ध से परिचित नहीं थे। खेल शतरंज था। पक्षी बत्तख थी। कपास सूती से परिचित थे। गन्ना और रागी से परिचित नहीं थे, याद कर लीजिएगा। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। व्यापार भी करते थे। सबसे ज़्यादा भारत से न्यूनतम बाटो ही बताया 16 kg। प्रमुख देवता पशुपति शिव, जो कि यहाँ का वृक्ष पीपल। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे सभ्यता भी पाई गई थी। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा, तो अब अगली वीडियो हम बना देंगे कि कुछ मेन सभ्यताएं भी पाई गई थी। सभ्यता के बारे में देखने के बाद तब हम आपको ले चलेंगे यहाँ ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल पढ़ने में बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं।